मेल गैमेटोफाइट दैट मीन्स पोलन ग्रेन एक्चुअल में फ्लावर में एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और एंथर के डिहाइस होने के साथ ही ये पोलन ग्रेन एंथर में से रिलीज होके बाहर आ जाते हैं। पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। इस पोलन ग्रेन के पास 2 वॉल लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर जिसका नाम है क्या एक्साइन, और इनर लेयर जिसका नाम है एंटाइन। ये जो आउटर लेयर है ये बनी है स्पोरोपोलिनिन से। तो पहले हम आउटर लेयर और इस स्पोरोपोलिनिन को ही डिस्कस कर लेते हैं। एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद स्टिग्मा तक ही जाकर पहुंचे या स्टिग्मा पे जाके ही ले करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है या इसके चांसेस बहुत हाई नहीं है इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक प्लांट के फ्लावर से एंथर, एक प्लांट के फ्लावर से निकले हुए एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ले करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये जाके कुछ ऐसी जगह पे गिर जाएं जहाँ पे पीएच, या किसी सॉइल लेयर के ऊपर जाके गिर जाएं जहाँ पे पीएच या तो बहुत हाई है या तो लो है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई या लो है, जहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई या लो है, या ह्यूमिडिटी का कुछ एडवर्स इफेक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कंडीशंस को कैसा बनाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बनाती हैं। दैट मीन्स कि अगर पोलन ग्रेन एंथर से निकल के किसी अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर में जाके लेग हो जाए या वहाँ पे जाके गिर जाए तो उसको इन अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करवाता है कौन, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। तो इससे हार्ड अभी कुछ नहीं मिला। जैसे ह्यूमंस में टीथ के ऊपर लेयर होती है एनिमल की, वो हार्डेस्ट है ह्यूमंस के लिए। तो प्लांट्स के लिए हार्डेस्ट कौन है, स्पोरोपोलिनिन। सेकेंड, कई बार क्या होगा कि पोलन ग्रेन आके सॉइल की लेयर के ऊपर गिर गए और साइड में एक प्रोसेस चल रहा होता है विदरिंग ऑफ रॉक। तो विदरिंग ऑफ रॉक यानी कि जो रॉक होते हैं उन रॉक में लेयर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहाँ से सॉइल के पार्टिकल्स उड़ते हुए आते हैं और सेटल डाउन अगर इसके ऊपर हो गए तो लेयर बाय लेयर जब उनकी यहाँ इसके ऊपर ले होते चले जाएंगे तो प्रेशराइज्ड करेंगे या नीचे की तरफ लेयर को, उस टाइम पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फॉसिल में। और इसको फॉसिलाइज्ड फॉर्म में बनवाने का काम भी कौन करता है, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए किसके बारे में, स्पोरोपोलिनिन, इसके रोल क्या हैं और ये प्रेजेंट किस में, दैट मीन्स एक्साइन के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, इसकी जो इनर लेयर है उस इनर लेयर का नाम क्या है, एंटाइन। और ये इनर लेयर बनी किससे है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से। तो ये आपने क्लास 11th में प्लांट किंगडम में भी सीखा होगा कि उसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सब पेक्टिन सेल्यूलोज की लेयर से ही कवर अप होते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ भी है कि बस यहाँ आउटर लेयर दे दी है किसकी, एक्साइन यानी स्पोरोपोलिनिन की। दैट मीन्स इसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है। बाकी पेक्टिन सेल्यूलोज वो खुद भी वॉल लेयर फॉर्म करते हैं, खुद भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट, इसके इनसाइड चलें। पोलन ग्रेन के इनसाइड में आपको 2 सेल नज़र आ रही हैं। एक थोड़े इलोंगेटेड या लार्ज सेल है जिसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी वाली सेल है जिसका नाम क्या है, जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल की अगर आप शेप देखो, ये शेप, इसी शेप को मैं थोड़ा अपराइट पोजीशन में बनाऊँ तो ऐसे बनेगा। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो दैट मीन्स जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। और वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, उसको स्पिंडल शेप तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट राउंड है या सर्कुलर ही है। और सेकेंड, ये कैसी है, साइज़ में बड़ी है, इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ छोटा है, और ये स्पिंडल शेप्ड है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट, जब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो रिलीज़ होने के 2 चांसेस हैं कि या तो वो 2 सेल्ड स्टेज पर ही रिलीज़ हो जाए जिसमें एक सेल है क्या, वेजिटेटिव सेल, और एक है जनरेटिव सेल। तो इसको हम बोलते हैं क्या, 2 सेल्ड स्टेज। और कुछ में क्या होता है कि ये जो एंथर है ये रिलीज़ तब होगा जब जनरेटिव सेल डिवीज़न करेगी और डिवीज़न करने के बाद एक और नई सेल बना देगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे और फिर इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे 3 सेल्ड स्टेज।
अब अगर आपको याद हो तो ये पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट बने कैसे थे कि जब स्पोरोजेनस टिश्यूज़ थे, इन स्पोरोजेनस टिश्यूज़ ने एक डिवीज़न किया था, कौन सा, मेयोसिस, और मेयोसिस के बाद ये पॉलन ग्रेन बने हैं। तो ये जो जनरेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल है, ये दोनों कैसी हो गई हैं, हैप्लॉइड सेल हो गई हैं। तो ये जनरेटिव सेल क्योंकि हैप्लॉइड है और इसको एक से दो सेल बनानी है, डिवाइड करके दो सेल बनाने, तो ये तो डिवीज़न होगा जिसके थ्रू ये दो सेल प्रोड्यूस करेगी, वो डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस। तो दैट मीन्स कि या तो एंथर से रिलीज होगा टू सेल्ड स्टेज पे जिसमें सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा, या तो एंथर के अंदर ही जनरेटिव सेल माइटोसिस कर लेगी और एक सेल यहाँ फॉर्म कर देगी और एक सेल यहाँ पे फॉर्म कर देगी। दैट मीन्स ये दोनों अब किसकी तरह एक्ट करने लग जाएंगे, मेल गैमेट की तरह। और वो वाला केस जिसमें सिर्फ टू सेल्ड स्टेज पर ही रिलीज हुआ है कि ये वाले स्टेज, अब जब ये जाके स्टिग्मा के ऊपर ले करेगा, तब स्टिग्मा के ऊपर ले करने के बाद ये अपना डिवीज़न करेगा और डिवीज़न करके थ्री सेल्ड स्टेज बनाएगा। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन का अल्टीमेट गोल ये है कि ये थ्री सेल्ड स्टेज अटेन कर ले जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड करके टू सेल्स फॉर्म करें। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चल के जब पॉलन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए ओवरी के अंदर ओव्यूल्स तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे जाके इसको डबल फर्टिलाइजेशन करना है। डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग कि एक तो जाके फ्यूज़ होगा किसके साथ, यानी एक गैमेट तो जाके फ्यूज़ होगा किसके साथ, एग सेल के साथ, और एक गैमेट जाके फ्यूज़ होगा किसके साथ, सेंट्रल सेल के साथ, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको थ्री सेल्स बनाने हैं। दो रास्ते हैं, या तो एंथर के अंदर ही बना के आ जाओ, और अगर जल्दी रिलीज हो गया एंथर के अंदर नहीं बना पाए हो तो जाके स्टिग्मा के ऊपर जब आप गिरोगे तब वहाँ पर जाके आप डिवीज़न करके अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना। नेक्स्ट आगे चलें, यहाँ आउटर में लेयर है किस चीज़ की, स्पोरोपोलिनिन। तो लास्ट में जाके यहाँ एक स्मॉल ऐसा एरिया आएगा जहाँ पर ये जो वॉल्स लेयर है ना, दोनों वॉल लेयर, ये बहुत ज़्यादा थिन है। थिन मीनिंग कि यहाँ से तो ऐसे आ रहे हैं बहुत मोटे या फिर क्या बोलूँ बहुत थिक उसमें आ रहे हैं, और यहाँ जाके एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए। यही वो पॉइंट है जहाँ से आगे चल के पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। तो जो स्टिग्मा के ऊपर जाके पॉलन ग्रेन ले करता है, तो ले करने के बाद ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने का मीनिंग ये पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। तो जिस पोर्शन से, जिस पार्ट से ये पॉलन ट्यूब डेवलप करता है उसी पोर्शन या पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ इस तरह, इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। अब नेक्स्ट, ये जर्म पोर हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जनरेटिव सेल के सामने प्रेजेंट होगा, क्योंकि जनरेटिव सेल ही वो सेल है जो क्या बनाएगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। और अल्टीमेटली हमें तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट्स की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये जाके फर्टिलाइजेशन करके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट, अब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन प्लांट में तो काम कर रहे हैं गैमेटोफाइट की तरह कि ये गैमीट को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, ये एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जेंस किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है पॉलन ग्रेन्स एज एलर्जेंस। एलर्जेंस उनको कहते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। अब एलर्जी क्या होती है, एलर्जी होता है एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स यानी कुछ डस्ट पार्टिकल्स, या ये पॉलन ग्रेन भी एक पार्टिकल की तरह ही होते हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्पोर है, माइन्यूट से हैं। तो ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी इनके लिए एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसमें स्नीजिंग होती है, वाटरी आईज होती है, वो सब क्या होते हैं, एलर्जी होती है। कई बार क्या होता है कि किसी के स्किन पे भी अगर ये एलर्जेंस, ये पॉलन ग्रेन आके अटैच हो जाते हैं तो यहाँ स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, वो भी एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है, वो भी क्या है, एलर्जी है। तो पॉलन ग्रेन बहुत सारी स्पीशीज़ के ऐसे हैं जो एलर्जीज कॉज करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करते हैं। यानी कि ब्रोंकियल कहाँ का पार्ट है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। दैट मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो इसका एग्जांपल है क्या, पार्थीनियम। पार्थीनियम का कॉमन नेम होता है कैरेट ग्रास। ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है ये है कैरेट ग्रास यानी पार्थीनियम। एक्चुअली ये पहले इंडिया में नहीं था। इंडियंस जब एक्सपोर्ट करते थे
सॉरी इंपोर्ट करते थे जब वीट को, तो उन वीट के ग्रेन्स के साथ ही इस पार्थीनियम के ग्रेन्स भी आ गए थे, मतलब इन पार्थीनियम के स्पोर्स भी इसी के साथ आ गए थे। तो कंटेमिनेटेड वीट जब हमारे पास आया, अब जब फार्मर्स ने इस वीट को अपने फील्ड में ग्रो कराया, तो उसके साथ साथ ये जो पार्थीनियम है ये भी ग्रो करने लग गया यहाँ पर। और फिर ये पार्थीनियम इतना यूबिक्यूटियस हो गया कि इसके जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए वो एयर के साथ फ्लो करते हुए एक एरिया से दूसरे एरिया, फिर तीसरे एरिया, हर जगह पे पहुंचने लगे और अब ये हर जगह उग जाता है, यानी यूबिक्यूटियस हो गया है। तो पार्थीनियम या फिर गैरेट ग्रास जो कि इंडिया में आया था कंटेमिनेटेड इम्पोर्टेड वीट के साथ और आज के टाइम पे यूबिक्यूटियस है, ये हमारे अंदर पॉलन एलर्जी कॉज करता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं या कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो पॉलन ग्रेन की वजह से होते हैं। तो ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि उस प्लांट स्पीशीज़ का नाम बता दो जिसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जन की तरह एक्ट करते हैं, वो कौन है? पार्थीनियम। तो ये तो हो गया इसका नेगेटिव कॉज कि ये हमें एलर्जी कॉज करता है, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव भी यूज़ है। पॉजिटिव यूज़ ये है कि हम इनको न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ करते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन पॉलन ग्रेन से कुछ टैबलेट्स बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं पॉलन टैबलेट, जिनको हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट किसको कहते हैं? जो हमारा नॉर्मल न्यूट्रिशन है उसके अलावा जो चीज़ हमारी बॉडी को एनर्जाइज्ड करे या बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करे, वो फूड सप्लीमेंट हो गए। तो इनको एथलीट या फिर रेस हॉर्सेस कंज्यूम करें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ बॉटल्स हैं जिसके अंदर ये पॉलन ग्रेन से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इनको कंज्यूम करने से एनर्जाइज्ड हो जाती है बॉडी। तो दैट मीन्स ये न्यूट्रिएंट की तरह भी हेल्प करें। तो आप देखो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस किया था प्लांट ने फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, और ह्यूमंस के लिए वो नेगेटिव रोल में एलर्जेंस का काम कर रहा है और पॉजिटिव रोल में वो न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है। नेक्स्ट, कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो आज के टाइम में तो अवेलेबल है बट मतलब एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, या फिर कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बहुत कम ही वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करती हैं, या फिर अपनी लाइफ टाइम में जितना भी उनका लाइफ ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ एक ही बार या सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में 2 ही बार पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो उनके पॉलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं स्टडीज़ के लिए, कि अगर हमें स्टडीज़ करनी है या फिर हाइब्रिडाइजेशन करानी है तो उन सबको स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। और स्टोर करके जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलन बैंक। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसको स्टोर कैसे किया जाए ताकि आने वाले टाइम में हम स्टडीज़ कर सकें या फिर हाइब्रिडाइजेशन करा सकें। तो पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोचो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये तो नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव भी कितना? 196 नेगेटिव में। तो अगर हमें इतने लोएस्ट टेम्परेचर के लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करना है तो पूरा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ये प्रिकॉशंस में आप देख ही रहे हो, और कंटेनर्स में इसको भर के रखते हैं। तो ऐसे जो स्टोर्ड पॉलन है उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज पॉलन बैंक, जिनको हम लेटर यूज़ करते हैं फॉर स्टडीज़ या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो हम जब इनको स्टोर कर रहे हैं इस इतने लोएस्ट टेम्परेचर पे, तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म है या इनकी जो एक्टिविटीज़ अंदर चल रही हैं वो सब कुछ अरेस्ट हो जाता है, यानी वो कैसा हो जाता है? डोरमेंट हो जाएगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। और वापस जब आप उसको वही वाली कंडीशंस दोगे, कौन से वाली कंडीशन? जो स्टिग्मा उसको प्रोवाइड करता है। तो स्टिग्मा एक्चुअली क्या करता है? जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके ले कर रहा है और फिर पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस कर रहा है, ये पॉलन ट्यूब के प्रोड्यूस कराने के लिए स्टिग्मा एक्चुअली यहाँ से कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है। वही केमिकल्स इस जर्म पोर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और तब यहाँ पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है। तो यही वाले जब इसको ये केमिकल्स या यही वाला कंटेंट जब इसको मिल जाएगा इन पॉलन ग्रेन्स को, तो ये वापस से एक्टिव हो जाएंगे और मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगे। So this is all about pollen grains.